इस तरह से हम लता जी के बारे में पूर्ण चर्चा कर चुके हैं कि लता के समान बेजोड़ गायिका कोई नहीं है। और लेखक ने अन्य उदाहरण भी हमारे समक्ष प्रस्तुत किए हैं कि कुछ गायिकाएं हुई तो हैं, लेकिन उनके गानों में सिर्फ मादकता यानी कि नशा होता है, और लता जी के गानों में हृदय को छूने वाले यति अर्थात मधुर वाणी का समावेश है। ऐसा माना जाता, अब हम आगे पढ़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है। करुण रस अर्थात किसी के प्रति करुणा के भाव पैदा होना। पर मुझे खुद ये बात नहीं पड़ती। मेरा अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ इतना न्याय नहीं किया, बजाय उसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने लता ने बड़ी उत्कर्षता से गाए हैं। अब इसमें जो यहाँ पर मैंने कहा द्रुत लय से तात्पर्य है बेटा कि मध्य लय में दुगनी और विलवित से चौगुनी तेज लय द्रुत लय कहलाती है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि करुण रस में इन्होंने बहुत, लता जी के जो गानों में है वो करुण रस की विशेषता अत्यधिक दिखाई पड़ती है, पर मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं कहती हूँ कि लता जी के गानों में मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति का ज़्यादा प्रयोग किया है, ये लेखक कह रहे हैं। मेरी दृष्टि से उसके गायन में एक और कमी है, तथापि ये कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना है। अब लेखक कहते हैं कि मेरी तरफ से एक दोष और है, पर मुझे नहीं पता ये दोष किसका है। लता का गाना सामान्य ऊंची पट्टी में रहता है। ऊंची पट्टी का मतलब है तेज स्वर के अंदर, तेज स्वर में गाना रहता है, वो कह रहे हैं ऊंची पट्टी में। गाने में संगीत दिग्दर्शन उसे अत्यधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं कि जो गवाने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं उसको ऊंची पट्टी में अर्थात ऊंचे स्वर में गवाते हैं और उसे अकारण ही चिल्वाते हैं। किसको? लता जी को। एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। तो लेखक कह रहे हैं कि लेखक अपने मत से ये प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है, कि इसमें किसी प्रकार का प्रयोजन नहीं है। इसका कारण ये है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। शास्त्रीय संगीत तो अपना महत्व रखता है और चित्रपट संगीत अपना महत्व रखता है। तो वो कहते हैं कि इनमें दोनों में भला तुलना क्या। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, अर्थात जो शास्त्रीय संगीत है उसका स्थायी भाव गंभीरपन है, वही जल्दे का मतलब यहाँ पर होगा द्रुत लय, बहुत तेजी से, और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है, उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है। यहाँ गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत की वो तुलना कर रहे हैं। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है, उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है। यह गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सुलभता और लोच को अग्र स्थान दिया जाता है। लोच का मतलब है स्वरों का बारीक मनोरंजन प्रयोग। सुलभता का और लोच का मैंने बता ही दिया आपको कि स्वरों का बारीक मनोरंजनपन। तथापि चित्रपट संगीत गाने वालों को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है, और वह लता के पास निसंशय है। अर्थात लता के पास भी शास्त्रीय संगीत की जानकारी पूरी है, अर्थात उनको इसका ज्ञान है। 3-3.5 मिनट के गाए हुए जो चित्रपट संगीत हैं कि किसी गाने का और एक आध खानदानी शास्त्रीय गायकी 3-3.5 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल एक ही है, लता जी का और शास्त्रीय गायक को यदि हम बिठाएं तो। ऐसे में मैं मानता हूँ किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का
विशुद्ध रूप में वर्णन करता है तो वही रहस्य छोटे से सुभाषित का या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर होता है। ये दोनों की तुलना कर रहा है कवि, दोनों संगीत, शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत। नन्ही सी कहावत में सुंदर परिपूर्णता से प्रकट हुआ तो दृष्टिगोचर होता है, उसी प्रकार 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता के 3 मिनट की ध्वनि मुद्रा में आस्वादित किया जा सकता है। कि शास्त्रीय संगीत लंबा चलता है, जहाँ पर श्रोताओं को काफ़ी लंबा टाइम तक बैठना पड़ता है, तब कहीं उनको जाकर थोड़ी बहुत आनंद की अनुभूति होती है। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जो चित्रपट संगीत है, यदि उसको लता जी के द्वारा गाया हुआ चित्रपट संगीत को सुना जाए तो ये आनंद सिर्फ 3 मिनट में ही प्राप्त किया जा सकता है। उसका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है लता जी का। स्वर, लय, शब्दार्थ का वही त्रिवेणी संगम होता है। त्रिवेणी यानी कि 3 तरह के जो शब्द या ताल जो मिले हुए होते हैं। महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपट संगीत क्या, अंत में रसिक का मतलब है जो गाने को सुनकर आनंद प्राप्त करने वाले, उनको संबोधित किया है। देने की सामर्थ्य किस गाने में कितना है, इस पर उसका महत्व ठहरना उचित है। मैं तो कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक न हो तो बिल्कुल ही नीरस ठहरेगा, अनाकर्षक प्रतीत होगा और उसमें कुछ भी कमी सी प्रतीत होगी। गाने में जो गानपन प्राप्त होता है वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से ताल, सुर और निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं, गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुख्यतः आलंबित रहती है। और रंजकता का मर्म रसिक वर्ग समझ में कैसे प्रस्तुत किया जाए, किसी रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोता से कैसे सुस्वाद साधा जाए, इसमें भी समाविष्ट है। किसी मनुष्य का अस्थिपंजर शरीर और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसे मनुष्य की तैल चित्र का मतलब है जिस चित्रों में तैलीय रंगों का प्रयोग किया गया हो, तेल वाले रंगों का। इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायक शास्त्रीय गायन और उसके स्वर द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। क्या लता 3 घंटे की महफिल जमा सकती है? ऐसा संशय व्यक्त करने वाले से मुझे भी एक प्रश्न पूछना है कि क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसको इतनी कुशलता और रोचकता से गा सकेगा? अर्थात वो कहते हैं कि कुछ लोगों में और लेखक में ये थोड़ी सी बातें आपस में हो रही हैं कि वो कह रहे हैं कि चित्रपट जो संगीत है वो 3 घंटे एक बंदा लगातार गा सकता है, तो भला क्या लता जी इस गाने को गा सकती है? तो उसका प्रत्युत्तर देते हुए लेखक कह रहे हैं कि जिस तरह से 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकता है, संभव नहीं, और लता जी उस काम को आसानी से कर लेती हैं। नहीं, यही प्रश्न का उत्तर ही देना पड़ेगा। खानदानी गवैये को ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है। कि खानदानी गवैये जो शास्त्रीय संगीत के लोग हैं वो कहते हैं कि जब से चित्रपट संगीत आया तो लोगों की अभिरुचि इसके प्रति बिगड़ गई है। चित्रपट संगीत में लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, ऐसा आरोप लगाया जाता है। पर मैं समझता हूँ कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कानों को खराब नहीं किया बल्कि सुधारा है। जैसे कि पूर्व में लेखक ने बताया था कि पहले बच्चे लोग ऐसे ही सिर्फ गद्दी की तरह गाने गाते थे, लेकिन जैसे ही लता जी के चित्रपट पर संगीत आए कि उनमें भी लय और गाने के लय यति गति का प्रयोग होने लगा है। तो भला चित्रपट संगीत ने लोगों को कहाँ बिगाड़ा है, अर्थात उनके कानों को कहाँ बिगाड़ा है? उन्होंने तो सुधारने का कार्य किया है। ये पहले विचार पहले व्यक्त किए, उसकी पुनरुक्ति नहीं करना चाहिए। सच बात तो ये कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतोष वृत्ति के हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकुमशाही स्थापित कर रखी है। शास्त्र शुद्धता के कर्म कांडों को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है। ये खानदानी पैसा भी होता है। कौन?
शास्त्रीय संगीत। तो उसके बारे में लेखक बता रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात्य संगीति से जान पहचान होने लगी है। उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है। केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। कि अब जैसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा है वो शास्त्रीय संगीत को सुनना कम पसंद करेंगे, चित्रपट को सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो उसके बारे में उन्होंने बताया है। चित्रपट संगीत समाज के संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसका एक और सामर्थ्य है, ऐसा मुझे लगता है। उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ अलग हैं, निराली हैं, अनोखी हैं। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है। अब वो कहते हैं कि यदि हम इसको तुलना करें किससे, संगीत शास्त्रीय संगीत से, चित्रपट से, तो वो कह रहे हैं कि चित्रपट तो शास्त्रीय संगीत से बिल्कुल अलग है। यहाँ नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है, जैसा शास्त्रीय रगदारी का होता है चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोकगीत के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए। धूप का कौतूहल करने वाले पंजाबी लोकगीत, रुक्ष और निर्जल राजस्थान में परनेज, यही है कि यहाँ पर हम इसको कहेंगे बादल, परनेज बादल की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियाँ, खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत। प्रतिध्वनित खोरों में कि जैसे घाटियाँ होती हैं उनमें नीचे काफ़ी गहराई होती है, यदि हम उसमें अपनी आवाज़ दें तो उस आवाज़ की प्रतिध्वनि उभर कर आती है। तो उनमें ये कहा है, वो जगह को खोरा कहते हैं, खोर या खोरा भी बोलते हैं कुछ लोग इसको। ऋतु चक्र समझाने वाले और खेत के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत, ब्रजभूमि में समावेश सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक व रसानुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र के प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने ही किया है। तो उनके बारे में बताया कि ये जो भी गाने वाले कृषि का क्षेत्र हो, चाहे यानी कि ब्रजभूमि में समावेश जो भगवान के श्री कृष्ण आदि के गाने गाए जाते हैं, या ऋतु चक्र हैं उन पर गाने, या पहाड़ी, ये सब के सब कहते हैं कि वो इन्हीं की देन है और आगे भी करते रहेंगे। थोड़ा मैं कहूँ तो संगीत क्षेत्र की विस्तीर्ण है, वहाँ तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपुर ऐसा खूब बड़ा प्रांत है। तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिक विकसित होता जा रहा है। ऐसे इस चित्रपट संगीत के क्षेत्र की लता अनभिषिक्त साम्राज्ञी हैं। अनभिषिक्त माने बेताज, और भी कई पाशर गायिकाएं, पर लता की लोकप्रियता इन सभी से कहीं अधिक है। इसकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है। बीते अनेक वर्षों से वह गाती आ रही हैं, फिर भी उनकी लोकप्रियता अबाधित है। लगभग आधी शताब्दी तक जनमन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। ज़्यादा क्या कहूँ, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। भारत के कोने कोने में लता का गाना जा पहुँचे। यही नहीं, परदेश में भी उनका गाना सुनकर लोग पागल हो उठे। ये क्या चमत्कार नहीं है, और यह चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख भी रहे हैं। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच है। उसे अपनी आँखों के सामने घूमता फिरता देख पा रहे हैं। ये कितना बड़ा हमारा भाग्य है।